नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक जारी। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर हो रही है चर्चा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक अजोले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। राहत और बचाव का कार्य जारी। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर। कई जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मुंबई में आज सुबह से झमाझम बारिश। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर सुनाएगा फैसला। कोटा मुद्दे पर हिंसा में अब तक 133 लोगों की मौत। कर्फ्यू के दौरान लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत का करेगी सामना। ओली ने चौथी बार सोमवार को ली थी शपथ। महिला एशिया कप क्रिकेट में गत विजेता भारत का सामना यूएई से आज। एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान की नेपाल से होगी भिड़ंत। तो चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक जारी है इस समय। बैठक के दौरान सरकार सदन के दोनों सदनों को सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ चर्चा करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। और इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी है। इस बात पर भी मंथन होगा कि किस प्रकार सुचारू तरीके से सत्र को चलाया जा सके। देखिए, ये बैठक जो होती है सहला, ये निश्चित तौर पर संसद सत्र के पहले जो सरकार के द्वारा बैठक बुलाए जाने की परंपरा रही है। और पहले स्पीकर भी बैठक बुलाया करते थे और उपराष्ट्रपति या सभापति जो राज्यसभा है वो भी बैठक बुलाया करते थे। इस सत्ता पक्ष की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और इस बैठक में तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं और अपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बैठक के दौरान देखा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो उपनेता हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो इस बैठक में मौजूद हैं और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। जो अनुप्रिया पटेल, टीआर बालू, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, गौरव गोगोई समेत जो अनेक पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रमोद तिवारी, ये तमाम लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जो इंडी गठबंधन के तमाम जो साझेदार दल हैं उनके भी फ्लोर लीडर्स, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, और जो रूलिंग पार्टी के ट्रेजरी बेंच के जो एनडीए के घटक दल के जो साझेदार दल हैं उन तमाम लोगों के द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। बैठक तकरीबन 45 मिनट से ऊपर हो चला है। बैठक चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ देर और बैठक चलेगी और ये उम्मीद की जा रही है कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि फ्लोर मैनेजमेंट किया जाए, विपक्ष को साथ लेकर रचनात्मक सहयोग के जरिए सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश की जाए। वही देखना होगा कि विपक्ष जिस तरीके से
पिछले अगर हम सत्र की बात करें जिसमें सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ था, उस सत्र के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा बरपाने की भरपूर कोशिश की, छोटे सत्र में भी। हाँ, यही बात है राजेश, जिस तरह से विपक्ष जो है हंगामा करने की कोशिश करता है, ये बैठक जो है इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि उन मुद्दों को भी समझा जा सके जिन्हें सभी राजनीतिक दल बजट सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। तो तमाम सारे प्लानिंग करके विपक्षी दलों ने भी रखी होगी, तो उन तमाम चीजों को समझ के किस प्रकार सुचारू ढंग से चलाई जा सके, इस पर भी बात होगी। देखिए, निश्चित तौर पर सहला, इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं को रेज किया जाएगा जो कहीं न कहीं शंका पैदा करते हैं। विपक्ष की तमाम आशंकाओं पर भी चर्चा होनी है और सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि विपक्ष के द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाएं उस पर भी हम चर्चा कराने की कोशिश की है। और सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है, पिछले सत्रों की बात करें या पिछले 10 साल से, मैं लगातार 2014 से 2024 तक मैं लगातार संसद का सत्र जो है मैंने कवर किया है। और इस दौरान हमने देखा कि सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील की जाती रही है। विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहते हैं, वहां कहा जाता है कि सदन चलाने में हम रचनात्मक सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी सदन के भीतर नजारा जो है कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। हंगामा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा लगातार की जाती है, सदन से बाहर और सदन के भीतर। ये कहीं ना कहीं हैरानी जरूर पैदा करता है, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक में आप तमाम बिंदुओं पर जब चर्चा करते हो तो उस बैठक के दौरान ही तमाम आशंकाओं पर सत्ता पक्ष के द्वारा बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा को तैयार हैं। सत्ता पक्ष के इस आग्रह, मान मनोबल और हम कह सकते हैं कि अपील के बाद ही विपक्ष जो है रचनात्मक सहयोग को तैयार नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हंगामेदार सत्र जो है वो देखने को मिलते रहे हैं। और इस बजट सत्र में भी हम कह सकते हैं कि बजट जो है, बजट महत्वपूर्ण होता है देश के लिए। बजट पास कराने की कोशिश सरकार की निश्चित तौर पर होगी, लेकिन जो मैं अब तक जो महसूस कर पाया हूं कि विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं इस सत्र में भी हंगामा बरपाने की कोशिश जरूर होगी और विपक्ष के द्वारा सदन में अवरोध पैदा करने के प्रयास निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कई तरह के जो मुद्दे हैं उसको विपक्ष अभी से रेज कर रहा है। राजेश राज, ये बजट सत्र देखिए कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बार का बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई नए विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाने हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। करीब 5-6 विधेयक जो हैं वो लिस्टेड है, जिस पर सरकार जो है वो चर्चा कराने को लेकर तैयारी की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। कई जो है जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि दोनों सदनों में बजट पर मैराथन चर्चा होगी और बजट पर चर्चा के दौरान निश्चित तौर पर विपक्ष के पास एक बड़ा मौका होता है जब वो सरकार की खामियों को गिनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी जब हंगामा करने की कोशिश की गई तो सत्ता पक्ष ने कहा कि आप इस दौरान अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मुद्दों को उठा सकते हैं और प्रधानमंत्री जब रिप्लाई करने के लिए आएंगे तो आपके मुद्दों को भी वो छूने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से कई बार ऐसा देखा जाता है कि नियमों की अनदेखी कर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि जो निश्चित चीजें हैं, जो निश्चित विषय हैं, उनको स्थगित कर सदन में तुरंत फौरी तौर पर किसी बिंदु पर चर्चा कराई जाए, जिसको लेकर नियमों का हवाला देकर दोनों सदनों में सभापति और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो नियमों का हवाला देकर चर्चा नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष जो है उसके पास एक मुद्दा होता है और विपक्ष कहीं ना कहीं इसको जो है सदन को अवरोध पैदा करने की कोशिश करता है। जी राजेश, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता और विपक्ष के बीच जो डेमोक्रेसी में एक रचनात्मक सहयोग का माहौल दिखाई पड़ना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है विपक्ष के द्वारा। और शायद ये वजह है कि सर्वदलीय बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा कराए जाने को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो अपनी रजामंदी की मुहर विपक्ष से चाहता है और विपक्ष का आश्वासन भी प्राप्त होता है, लेकिन सदन में जाकर वो अपना स्टैंड जो है वो बदल देते हैं। वहां पर जाकर उनका बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता है जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक दिखाई नहीं पड़ता। चलिए राजेश, आप अपनी नज़र बनाकर रखिए, आगे ज़्यादा अपडेट आपसे हासिल करेंगे। आपसे फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का।
महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। पुणे में होने वाले महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल पुणे पहुंच चुके हैं, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया है। अमित शाह आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के वर्तमान समीकरणों को देखते हुए नई रणनीति बनाने पर विचार किया जा सकता है। आज होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। और अब अगली खबर आपको बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों में एक स्थानीय निवासी भी शामिल है। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिनमें एनडीआरएफ, डीआरवाईएम-एफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार हो रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और यात्रा का रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने के समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और आपको बता दें कि आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है, जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन के बीच 20 जून को एक मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कहा है कि हम दोनों लाइनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए सबसे पहले डाउन लाइन को ठीक करेंगे। इसमें 2 घंटे तक का समय लगेगा और फिर हम अप लाइन को ठीक कर देंगे। इसमें
6 से 8 घंटे लगेंगे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे, उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अप लाइन को फिट करेंगे। डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी से करीब लगभग 2 घंटे और अप लाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें कि अब ट्रेन में भी महिला यात्रियों को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। जी हां, पश्चिम मध्य रेल जोन का भोपाल मंडल ये पहल करने जा रहा है। इसमें ट्रेन के कोच के भीतर ही सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही सैनिटरी पैड महिलाओं को मिल सकेंगे। 100 पैड की क्षमता वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। हम लोग इसको रिमांचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब अगली खबर आपको बता दें कि केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलप्पुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है और इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित SOP के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। और आज से अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पुजारी के एंड्रॉइड फोन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब रामलला के श्रृंगार से लेकर भगवान के सेवा और राग भोग में शामिल रहने वाले पुजारी और अर्चक एंड्रॉइड फोन लेकर रामलला के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुजारी और सहायक पुजारी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, भगवान की सेवा, राग भोग और पूजा को लेकर बाकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती भी की गई है, जो रामलला की राग भोग सेवा और उपासना में दिए पहर की पर उपलब्ध रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट काफ़ी दिनों से रामलला की सेवा को लेकर नियुक्त पुजारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्चकों को नियुक्त करने के प्रयासों में है और इसी कड़ी में 20 नए अर्चक, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में पूजन अर्चन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको तैनात किया गया है। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर में, क्या कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं। तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फ़ोन सबको दिए गए हैं, जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें। तो बटन वाले फ़ोन दिए गए, क्योंकि अभी ये जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो था कि वो फ़ोन हमारे पास नहीं है, तो ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड कर दिए, उनको दे दिए। सभी पुजारी को मिलेगा वो। और हो सकता है कुछ दिनों में जो और भी लोग हैं सभी के ऊपर रोक लग जाए कि अंदर जाएंगे तो बटन का ही मोबाइल लेके जाएंगे, इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं लेके जाएंगे।
और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ। तीर्थयात्री पवित्र स्थल के लिए रवाना हुए बालटाल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे अपनी आस्था से जुड़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। अब तक पिछले 22 दिनों में 3,86,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है। आज सुबह जम्मू कश्मीर से 3,113 यात्रियों का एक और जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। कल शनिवार को 11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और बात करें मौसम की, तो गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कोंकण तथा गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान तथा सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश तथा सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। और महाराष्ट्र में मानसून की बारिश कहीं खुशी लेकर आई है तो कहीं आफत भी बन गई है। राजधानी मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते माया नगरी थम सी गई है। आज भी सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है। ये बात अलग है कि आज रविवार को छुट्टी है, इसलिए दफ्तर जाने वालों की भीड़ रोज के मुकाबले कम है और सड़कों पर भीड़ भी कुछ कम नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं असम से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां बाढ़ के कारण जमीन के कटाव के बुरे असर को पलटने में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि बोगीबील पुल बनने के बाद यहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एरिया में नदी के किनारे यानी कि तट स्थिर हो गए हैं। इस कारण यहाँ की 80,000 बीघा जमीन को फिर से हासिल कर लिया गया है। इस जमीन का इस्तेमाल अब खेती किसानी के लिए किया जा सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा। और भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण गुजरात तट के मंगरोल से दूर समुद्री जहाज, मोटर, टैंकर झील से एक आपात चिकित्सा स्थिति के चलते लोगों को बचाया। तटरक्षक बल ने बेहद खराब मौसम में जहाज पर गैवान गणराज्य के एक नागरिक को नाजुक हालत में निकाला। साथ ही साथ चालक दल के भारतीय सदस्यों को भी तबीयत खराब होने के चलते सुरक्षित पोरबंदर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में अशांति के बीच विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने वाले कई भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्रों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए आईसीपी पेट्रापोल, एलसीएस गेडे, घोजाडांगा और महादीपुर में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। अब तक बीएसएफ ने 572 भारतीय छात्रों, 133 नेपाली छात्रों और 4 भूटानी छात्रों की वापसी में सफलतापूर्वक सहायता की है। वहीं बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता AK DIG आर्य ने पुष्टि की है कि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई है। ये अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 में ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। और बात करें खेलों की तो किरण पहल ने वार्सा में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय खिलाड़ी किरण पहल ने 23.33 सेकंड में रिले पूरी की, जो कि इस साल किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किरण पहल के लिए ये जीत निश्चित रूप से उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए काफी आत्मविश्वास देगी। वहीं ज्योति याराजी दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 23.53 सेकंड में 200 मीटर रिले पूरी की। किरण पहल और ज्योति ये दोनों खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगी। तीर्थ नगरी हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हर की पैड़ी और प्रयागराज समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही 18 पुराणों एवं महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।